गैंगस्टर पैसे कैसे कमाते हैं, उनके बिजनेस का आइडिया कैसा है और ये किस किस जगह पर अपने पैसे लगाते हैं। ब्लैक मनी को वाइट मनी करने का जो जरिया है इन गैंगस्टरों के पास, वो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे ब्लैक मनी को इतनी आसानी से वाइट मनी बना लेते हैं। और ये जो गैंगस्टर हैं बिल्कुल भी 25-26 साल या 30 से कम उम्र के लड़के रहते हैं, लेकिन जो इनके फॉलोअर्स रहते हैं या जो इनके गैंग के साथ जुड़ते हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती है। कैसे हो जाती है? क्योंकि देखिए, हमारे देश में नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन गैंगस्टरों के साथ जुड़ना बेहद ही आसान है। तो युवा क्यों उनसे जुड़ते हैं, आज वीडियो में आपको हम बताएंगे। कैसे इनका जो बिजनेस का जो नेक्सस है, इतनी जल्दी पैसे कमा लेना और इस तरीके से पैसे कमाना कि इसमें पहले तो लोगों को मज़ा आता है, फिर लोगों को लगता है कि शायद ये चीज़ें गलत हैं। जब वो पीछे हटने की कोशिश करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि वो बहुत आगे निकल चुके हैं। हम इस दुनिया से अब पीछे मुड़कर नहीं देख सकते। यही वजह है कि गैंगस्टर एक के बाद एक कई ऐसे जुर्म को अंजाम देते हैं जिसे सुनकर पुलिस भी हैरान रह जाती है। और जब पुलिस उन्हें पकड़ने पहुंचती है तो पता चलता है कि इनके पास युवाओं की एक फौज है जो उनके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहती है। ताज़ा मामला लॉरेंस का ही ले लेते हैं। लॉरेंस क्या करता था? अपने पैसे बैंकॉक या कई विदेशी पब या बार में लगाया करता। वहाँ पे पब या बार खरीदता विदेश में, और वहाँ पर जो कमाई होती उसका प्रॉफिट अपने पास रखता। लेकिन इनिशियली इनके पास पब और बार में पैसे लगाने के लिए पैसे नहीं होते, तो ये क्या करते कि भारत में, इंडिया में उगाही करते, वहाँ से जो पैसे आते उस पैसे को विदेशों में जाकर पब और बार में लगा देते। पब और डिस्को बार में जो भी पैसे की कमाई होती उसी से अपना ये नेटवर्क और नेक्सस बढ़ाते चलते। अब इनका जो मायाजाल है, मैं लॉरेंस का इसलिए नाम ले रहा हूं क्योंकि आज हम कुछ गैंगस्टर्स के नाम लेने वाले हैं जो शायद ही आपने पहले कभी सुने नहीं होंगे। याद होगा आपको जेम्स बॉन्ड, उनका जो कोड है 007। आज वैसे ही गैंगस्टर के बारे में है 007 गैंग के बारे में, 0029 गैंग। ये जो नंबर है कोई आम नंबर नहीं है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया जेम्स बॉन्ड का नंबर है, 0029 नंबर जो है वो किसका नंबर है, वो गैंगस्टर कितने खूंखार हैं, आज हम आपको सब कुछ बताएंगे। लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं कि जो बिजनेस का जो इनका आइडिया है वो इतनी जल्दी पैसे कैसे कमाते हैं। देखिए, हमारे देश में पैसा बहुत ही लीगल तरीके से अच्छे कामों के लिए, डेवलपमेंट के लिए पैसे सरकार की तरफ से लगातार आते हैं। अब इन पैसों को जो ठेके मिलते हैं उनसे कैसे उगाही करनी है, और गैंगस्टर कौन से तरीके से इन गैंगस्टर्स और ये जो ठेकेदार हैं इन्हें ऐसे फंसाते हैं कि जो ठेकेदार हैं वो तुरंत इन गैंगस्टर की बातों में आ जाते हैं। देखिए, क्योंकि इतने पढ़े लिखे तो होते नहीं हैं कि अच्छी जगह नौकरी कर सकें या कोई ऐसा क्रिएटिव काम कर सकें। इनको एक ही चीज़ आती है, वो है बाहुबल के दम पर लोगों को धमकाना। और एक बार धमकाया 1-2 लाख रुपए आ गए, दूसरी बार धमकाया 3-4 लाख रुपए आ गए, चाकू और बंदूक लेके धमकाया तो 10-15 लाख रुपए आ गए। कितना आसान है ये चीज़। अब यही चीज़ ये जो युवा है इसको अपनाने लगते हैं, उसके बाद वो कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हैं कि पुलिस भी इनके पीछे हाथ धोकर पड़ जाती है। जो एक गैंगस्टर है, जब आप इस कहानी में आज हम आपको एक गैंगस्टर के बारे में बताएंगे, वो गैंगस्टर ऐसा है कि जो भाग रहा था, पुलिस पीछा करती है और जब पुलिस उसे पकड़ती है, सोचिए वो गैंगस्टर जिसका खौफ चारों तरफ था, लोग उससे खौफ खाते थे, जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो उसने क्या किया, वो बैठता है अपने घुटनों के बल और माफी मांगना शुरू कर देता है। कहता है कि ये सारी चीजें गलत हैं, जो भी युवा मेरी वीडियो देख रहे हैं वो हमें फॉलो बिल्कुल भी ना करें क्योंकि इसका हर्ष बहुत ही खराब हो सकता है। कौन है वो गैंगस्टर जो घुटनों के बल बैठकर माफी मांग रहा था, पुलिस वालों से दया की भीख मांग रहा था? लेकिन उसका एक और रोला था कि लोगों के सामने उसका खौफ था, लोग उसके नाम भर से ही कई लाखों रुपए उसके गुंडों को या कहें उसके लड़कों को यूं ही दे देते, और ये जो बिजनेस था फल फूल रहा था। तो कैसे एक बड़ा नेक्सस से राज उठा और कैसे पुलिस वालों ने उन्हें पकड़ा, या एक रोचक कहानी है, इसको धैर्य से और आराम से पूरा सुनिएगा। तो जैसा कि दीपक ने बताया, तो आज सबसे पहले हम डिकोडिंग क्राइम के इस एपिसोड में बात करेंगे गैंग 007 की। ऐसे तो आपने बहुत से नाम सुने होंगे, काला जठेड़ी, लॉरेंस बिश्नोई और राजू टेहट, इस तरीके के नाम बहुत सुन लिए। लेकिन कोड नंबर, एक तरीके से कोड देकर गैंग बनाई गई ताकि पुलिस जो उनके अंदर जितने लोग शामिल हैं, जो लड़के शामिल हैं, उनके बारे में ना जान पाए। अब जैसे कि जो पहले जो गैंगस्टर थे, जो मूंछों को ताव दे रहे थे, जो इस तरह से दिखा रहे थे कि हमारा भौकाल है, उनकी तस्वीरें आप देखिए, गन्स के साथ बंदूक लेकर घूम रहे हैं, हथियार लहरा रहे हैं,
वही गैंगस्टर जब पुलिस के चंगुल में आते हैं, पुलिस उन्हें पकड़ लेती है, तो पुलिस बाकायदा उनका सिर मुंडवाती है, मूंछें मुंडवाती है, और तो और वो बैठते हैं, माफ़ी मांगते हैं और ये तक कहते हैं कि जो हमने किया वो गलत था, अगर आप लोग इस राह पर चलेंगे तो आपको भी जूठे बर्तन मांजने पड़ेंगे, आपको वो गंदी और सड़ी हुई या कहते हैं ना ख़राब खाना खाना पड़ेगा, हमने डस्टबिन से निकाल कर खाना खाया, हम पुलिस से छुपते रहे, तो अगर इस तरीके का काम आप लोग करेंगे तो आपके लिए भी बहुत परेशानी होगी। अब वो गैंगस्टर ऐसा बोल रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 007 गैंग की। इस गैंग का जो रुतबा है, या इस गैंग ने जिस तरीके से भौकाल मचाया, पुलिस वालों को परेशान करके रखा, गांव के लोगों को परेशान करके रखा, वो आप इस बात से समझिए कि 4 साल के अंदर इस गैंग ने अपने साथ 300 लोगों को, या यूँ कहें कि 300 जो युवा हैं उनको जोड़ लिया और अब सारे के सारे जेल में हैं। दरअसल जोधपुर के जंबेश्वर नगर में राजू मांझू और श्यामलाल बिश्नोई ने साल 2017 में सोचा कि क्यों ना कुछ अलग किया जाए। अब ये लोग खेतीबाड़ी करते थे, किसान थे पेशे से, तो अपने घर में किसानी कर कर ये लोग घर पाल रहे थे। लेकिन अब 2017 में एक हाईवे प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, भारतमाला। उस प्रोजेक्ट का अगर मैं आपको बताऊं तो उसके अंतर्गत जो रोड बनते हैं, हाईवे बनते हैं, जो भी कंस्ट्रक्शन का काम पहले अटक गया था उनको राज्य सरकार करवा रही थी। अब कोई ब्रिज हो गया, पुल हैं जिस तरीके से टूटे हैं, कहीं मरम्मत करवानी है, तो इस तरह की चीज़ों को जो भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत मरम्मत करवाई जा रही थी। अब इन दोनों ने सोचा, राजू मांझू और श्यामलाल बिश्नोई ने, कि क्यों ना हम जो ये प्रोजेक्ट अब नया नया आया है भारतमाला, इसका फ़ायदा उठाया जाए और एक गैंग शुरू करी जाए जिसके दम पर हम लोग जो ठेकेदार हैं, जिन्हें ठेका दिया जाएगा वो काम करवाने का, उनसे क्यों ना वसूली करें। अब जो सामने वाला शख्स था श्यामलाल बिश्नोई, उसको बात पसंद आई राजू मांझू की, तो दोनों ने मिलकर अपनी गैंग बनाई। सबसे पहले इन्होंने आसपास के जो लड़के हैं जो थोड़े दबंग हैं, जिनकी जो अपनी ताकत का दम भरते हैं, जो किसी से भी लड़ जाते हैं, इस तरीके के लड़कों को इकट्ठा किया और उनको प्लान समझाया कि देखो ये सब तो हमने बहुत कर लिया, इस तरीके से कमाई धमाई भी कर ली, लेकिन अगर हमें कुछ आगे बड़ा करना है तो इसके लिए एक ये रिस्क तो लेना पड़ेगा। अब ये सारी चीज़ें उसने समझाई, तो जितने लड़के थे वो इकट्ठा हो गए। अब इसके बाद 10 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट था उस वक्त भारतमाला। तब इन लोगों ने सोचा कि बहुत सारे जो ठेकेदार हैं वो भी कंपटीशन करेंगे टेंडर लेने के लिए, कोई कहेगा हमें टेंडर मिलना चाहिए, क्योंकि जब ऐसा कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो बहुत सारे लोग ये चाहते हैं, इतने करोड़ का अगर है, सोचिए आप 10 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो कितने ठेकेदार उस वक्त होंगे जो चाहते होंगे कि ये टेंडर हमें मिले। तो ऐसे में इन दोनों ने सोचा कि हम किसी एक को सपोर्ट करेंगे, जो हमें पैसा देगा, जो जिससे हम अच्छे से वसूली कर पाएंगे, उसको हम बड़े आसानी से टेंडर दिलवा देंगे। अब इसके लिए जैसे मान लो 4-5 ठेकेदार हैं, इन्होंने सबसे डील की, आपका इतना, आपका इतना, आपका इतना, जिसमें से 2 लोग मान गए कि मैं तुम्हें इतना दूंगा, तुम मुझे किसी भी तरीके से डील सेट करवाओ। तो ये जो दूसरे ठेकेदार थे ना, उनको धमकाते थे, उन्हें डराते थे, उनके परिवारों के साथ गलत करते थे, ताकि वो लोग दब जाएँ और जो टेंडर है वो इनके चहेते ठेकेदार या जिसको ये चाहते हैं उसे मिल जाए, जिससे ये पैसा कमा सके। इस तरीके से इन्होंने धीरे धीरे जो इनका छोटा गैंग था उसके साथ ये काम शुरू किया, और फिर लगातार जो इनका गैंग है वो बढ़ता चला गया, उसमें और लड़के शामिल हो गए। जिस तरीके से इनका रुतबा था, जिस तरह से लोग, जिसे कहते हैं ना टशन, लोग जो युवा हैं उन्हें टशन बहुत पसंद आ जाता था। जब ये हथियार लेकर घूमते थे, जब इन बड़ी बड़ी गाड़ियों से निकलते थे, तो वो जो लड़के थे वो इनको देखकर अट्रैक्ट होते थे और फिर इनकी गैंग में वो भी शामिल हो जाते थे, क्योंकि उनके पास करने के लिए कोई काम नहीं था, या यूँ कहें कि कोई रोज़गार नहीं था, तो उन्हें ये चीज़ें ज़्यादा पसंद आती और वो इनकी गैंग में शामिल हो जाते हैं। अब ऐसा करते करते इन्होंने कई लाखों रुपए वसूले, फिर धीरे धीरे करोड़ों पर आ गए। तो एक तरीके से जो इनकी गैंग है वो धीरे धीरे बढ़ती चली गई। अब इतना सब होने के बाद इनके पास हथियार आ गए और गाड़ियाँ आ गई। जैसे कि आप इस वो फोटोज़ में देखिए कि अब इस वक्त जो इनके गैंग का एक शख्स है वो हथियार लहराते हुए दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ इनके पास गाड़ी भी है। तो जिस तरीके से इन्होंने शुरुआत की साल 2017 में किसानी छोड़ी, फिर इन्होंने गैंग बनाया और ऐसा करते करते करोड़ों कमाने लगे, हर किसी पे अपना दम भरने लगे, हर किसी के साथ दबंगई करने लगे, और तो और पुलिस वालों से भी चैलेंज लेने लगे। अब इतना हो जाने के बाद इन दोनों ने सोचा, राजू मांझू और उसके साथी श्यामलाल बिश्नोई ने, कि यहाँ तक ठीक है, लेकिन अगर हमें अपने गैंग को बड़ा बनाना है, पुलिस की नज़रों में आना है, और ज़्यादा ऐसा बनाना है कि विदेशों तक हमारी धाक हो, तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे जो युवा हैं, जो आज के लोग हैं, जो जुड़े हुए हैं, और उसके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन है सोशल मीडिया। तो उन्होंने कई तरीके के पेजेस बनाए अपने। अगर इनके आप FB पे जाएं या गूगल भी करेंगे तो बहुत सारे पेज मिलेंगे, 007 नाम से, तो कोई राजू मांझू 007 नाम से, किंग के नाम से, इस तरीके से बहुत सारे पेज मिलेंगे। तो इन्होंने एक तरीके से कहते हैं ना अपनी मार्केटिंग कराई, तो वो मार्केटिंग भी करे, और फिर जो इन्होंने सोशल मीडिया पे किया उसके ज़रिए इनका जो गैंग है, जो ग्रुप है, उसमें 300 से ज़्यादा लोग भर्ती हो गए। अब इतना हो जाने के बाद जो पैसा था वो सभी जानते हैं काली कमाई थी,
अब उसको वाइट कैसे किया जाए, ये सबसे बड़ा सवाल है, सबसे बड़ा तनाव की बात भी है कि अगर कोई ब्लैक मनी कमा रहा है तो उसको लगता है कि अब मैं इस पैसे को वाइट भी कर लेता हूँ। तो उसके लिए भी इन गैंगस्टर्स ने एक जुगाड़ कर रखा था। दरअसल इन्होंने जंबेश्वर नगर में ही 2 गौशाला खोल ली। जैसे कि आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, जो राजू मांझू है वो गाय के साथ दिखाई दे रहा है, बहुत सारी इसकी फ़ोटो है, कहीं पर ये उनको पुचकार रहा है, कहीं पर खाना खिला रहा है। तो ये इसकी गौशाला की फ़ोटोज़ हैं। यहाँ जब इसने गौशाला खोली तो जितने भी जो मंत्री हैं, जो बाकी लोग हैं आसपास के, सरपंच हो गए, उन सबको ये लगता था कि हाँ ये कोई नेक काम कर रहे हैं, इस तरीके से इनके पास पैसे आ रहे हैं। पैसे तो इनके पास अपनी गैंगस्टर ही करके आए, जो इन्होंने जिस तरह से गैंगस्टर बने, लेकिन फिर अपने पैसे को उन्होंने ये दिखाने के लिए सामने वालों को कि हमारा पैसा सफ़ेद है, कोई हम गलत काम नहीं कर रहे, इसके लिए इन्होंने खोल ली गौशाला। 2 खोली, इसके बाद ये लगातार अलग अलग क्षेत्रों में भी खोलने लगे धीरे धीरे। जब 2 खुलने के बाद जब इनकी वो 2 सक्सेस हो गई तो इन्होंने सोचा छोटी मोटी और भी खोल देते हैं। अब गौशाला के अंदर ये धीरे धीरे तस्करी करने लगे, जो इनका सामान था सारा, जो हथियार की, जो ये तस्करी करना शुरू किया इन्होंने, साथ ही साथ जो वसूली करते थे पैसों की, वो सबसे पहले लाके गौशाला में छिपाते थे। अब गौशाला थी तो कोई भी शक भी नहीं करता था, चाहे वो आसपास का कोई आम इंसान हो या फिर पुलिस वाले हों, उन लोगों को भी इस बात पर शक नहीं होता था। अब ऐसे में जो राजू मांझू का ये गैंग था 007, इसमें 18 खूंखार बदमाश भर्ती हो गए। साथ ही साथ इनके खिलाफ 220 से ज़्यादा मामले दर्ज हुए, जिसमें किडनैपिंग है, धमकी देना है, वसूली है, फिरौती है, साथ ही साथ हत्या जैसे संगीन मामले भी इनके खिलाफ दर्ज हुए। अब अगर मैं एक एक कर आपको नाम बताऊंगी तो बहुत ज़्यादा नाम हो जाएंगे, लेकिन आप इतना ज़रूर समझ कर रखिए कि 18 खूंखार बदमाश, साथ ही साथ 300 लोगों का जो गैंग था, उससे ज़्यादा लोग इनके साथ जुड़ गए थे। अब यहाँ तक इनका जो नेक्सस है, जो बिज़नेस का मॉडल है, जो इन्होंने सोचा कि हम गैंगस्टर बनकर बिजनेस करेंगे, हम गैंगस्टर बनकर पैसा कमाएंगे, साथ ही साथ लोगों में धाक जमाएंगे, तो यहाँ तक इनका जो प्लान है बहुत सही जा रहा था। लेकिन पुलिस को लीड मिलती है कि इस तरीके से 2 लोग हैं, कम उम्र के लोग हैं, जिन्होंने एक बड़ा गैंग खड़ा कर दिया है। आने वाले वक्त में वो लॉरेंस जैसे गैंग को भी टक्कर दे सकते हैं, क्योंकि इस गैंग का नाम राजू ठेहट, आपको याद होगा जब राजू ठेहट का मर्डर किया गया था, हत्या की गई थी, तो उस वक्त जो हथियार सप्लाई करने वाला गैंग था वो कोई और नहीं 007 का गैंग था, राजू मांझू का गैंग था, जिसने राजू ठेहट की हत्या के लिए हथियार सप्लाई किए थे। अब पुलिस उस केस की इन्वेस्टिगेशन कर ही रही थी। तब जब पुलिस वहाँ से इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है तो उनके सामने भी 007 गैंग का नाम आता है। अब उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करती है तो राजू मांझू और श्यामलाल बिश्नोई का नाम आता है। अब पुलिस जब इनके बारे में पता लगाती तो पता लगता है ये लोग तो गौशाला चलाते हैं, ऐसा तो कोई माजरा ही नहीं है कि ये लोग गैंगस्टर हैं। लेकिन फिर इनके बारे में पता लगाने के लिए पुलिस पूरी टीम बनाती है, अपने 2 कांस्टेबल को एक आम इंसान या साधु जैसा भेष बनाकर कि उनके पास कोई काम नहीं है, वो गाय माता की सेवा करना चाहते हैं, तो इसके लिए उन्हें उस गौशाले तक प्लान कर पहुंचाया जाता है। अब जैसे वो 2 लोग वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ उनके गैंगस्टर जितने भी जो लोग थे जो गौशाला में काम करते हैं उनसे मिलते हैं, उन्हें नौकरी पर भी रख लिया जाता है, क्योंकि सब सोचते हैं लाचार आदमी हैं, बेचारे गरीब हैं, साधु जैसे हैं, गौ माता की सेवा कर लेंगे, इसलिए वो लोग उन्हें रख लेते हैं। लेकिन वो अंदर से तो पुलिस वाले ही थे। पूरा वो लोग रेकी करते हैं, उस गौशाला की हर एक चीज़ पर नज़र रखते हैं, राजू मांझू कब वहाँ पर आता है, क्या बातें हो रही हैं, कैसी डील हो रही हैं। साथ ही साथ वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर हथियार छुपाए जा रहे हैं, पैसे रखे जा रहे हैं। तो जितनी भी इस तरह की चीज़ें हैं उन सबको जो पुलिस वाले दोनों आए थे उनको ये चीज़ें पता लग जाती है। साथ ही साथ जितनी भी बड़ी डील होनी थी किसी ठेकेदार से या किसी भी कोई भी दूसरा गैंगस्टर जो आता है, जब उनसे कोई भी बड़ी डील होनी थी तो वो गौशाला के अंदर ही होती। और इसी का फ़ायदा मिल गया उन 2 कांस्टेबल को। उनने वो सारी चीज़ें सुनी, सब चीज़ें समझी, पुलिस को इस बारे में पूरी डिटेल बताई और फिर पुलिस ने बाकायदा सर्च ऑपरेशन चलाया। हर जगह जहाँ जहाँ इनके गैंगस्टर फैले थे सबको पकड़ा गया, एक एक को पकड़ा गया। लेकिन उसी सर्च ऑपरेशन में इसको भनक लग जाती है राजू मांझू को, वहाँ से भाग निकलता है। पुलिस फिर भी हार नहीं मानती, पुलिस लगातार इनके पीछे लगी रहती है इनको पकड़ने के लिए कि क्योंकि किसी भी तरीके से जो इस गैंग का सरगना है वो हाथ ज़रूर आना चाहिए। इसके बाद जब ये राजू मांझू वहाँ से भाग जाता है तो ये पुलिस से छुप कर रहता है। साथ ही साथ ये होटल में भीख मांग कर खाता है। सोचिए, एक गैंगस्टर जो अपने आप को बहुत बड़ा बनाना चाहता था, जो अपने आप को लॉरेंस के लेवल पर लाना चाहता था, जो ये बोलता था कि मैं बहुत बड़ा गैंगस्टर बनूंगा, हम ऐसे पैसे कमाएंगे, जिसने एक गैंग खड़ी कर दी एक कम उम्र के लड़के ने, वो अब पुलिस के डर से होटल में छुप रहा है। जब उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे तो वहाँ वो बर्तन मांजने को भी मजबूर हो गया, खाने के पैसे नहीं है, चुरा चुरा के रोटी और ब्रेड खा रहा है। तो इस तरीके से उसने
अपना बचाव किया। लेकिन अब पुलिस को ये चीज़ें पता चल चुकी थी कि राजू मांजू हो ना हो इसी एरिया में छुपा है, क्योंकि कहीं इतने ज़्यादा इसका इतना भी नेक्सस नहीं फैला था कि कोई और इसे पनाह दे दे, क्योंकि इसकी दुश्मनी भी बहुत से लोगों से थी। जैसे कि अभी हम आगे बात करेंगे 0029 गैंग से, तो वो एक तरीके से इसका विरोधी गैंग ही था। तो इस तरह से उसको डर भी था कि कोई और गैंगस्टर से उसे खतरा ना हो, इसलिए पुलिस को पता था छुपा तो ये यहीं होगा। पुलिस लगातार सर्च ऑपरेशन करती रही। फिर एक रोज़ इन लोगों ने, क्योंकि ड्रग्स और इस अफीम की तस्करी का भी काम शुरू कर दिया था, तो इसी सिलसिले में पुलिस को सूचना मिली कि कुछ जो लोग हैं वो इस एरिया में एक डील होने वाली है ड्रग्स तस्करी को लेकर। जब पुलिस को ये चीज़ें पता लगी तो पुलिस को समझ में आया हो ना हो राजू मांजू उन्हें मिल सकता है। इसी सिलसिले में पुलिस उस जगह पर पहुंचती है। अब उस वक्त पुलिस देख लेती है कि एक बाइक पर राजू मांजू बैठा हुआ है और जो वहाँ से भाग रहा, मतलब निकल रहा है। अब पुलिस जैसे उसे देखती है, पुलिस को पता लग जाता है तो राजू मांजू है। पुलिस उनका पीछा करना शुरू कर देती है, जो लोग बाइक पर होते हैं। राजू मांजू भी देख लेता है कि हाँ पीछे हमारे पुलिस वाले पड़े हैं, तो और तेज़ बाइक भगाई जाती है। अब जैसे ही कच्चा रास्ता आता है, कच्चे रास्ते पर जो है वो बाइक स्लिप करने लगती है, जिसकी वजह से राजू मांजू बाइक से उतरता है और उसका जो साथी था वो दोनों पैदल भागना शुरू करते हैं। जिसके बाद पुलिस उन्हें जाकर पकड़ लेती है, उन्हें हिरासत में लिया जाता है, फिर उनसे पूछताछ भी की जाती है और साथ ही साथ जो राजू ठेहट का हत्याकांड का मामला चला था उसमें भी इन्वेस्टिगेशन की जाती है। और इस तरीके से जो 300 से लोगों से भी ज़्यादा, यानी 300 से ज़्यादा गुर्गे थे इसके पास, तो उतने बड़े गैंग को पुलिस अब उठा चुकी है। सबके सब जेल में है। जो पूरा 007 गैंग है वो इस वक्त पुलिस की हिरासत में है, जेल में अपने गुनाहों की सज़ा काट रहा है। लेकिन ये कोई एक लौता ऐसा गैंग नहीं है, इसके अलावा और भी गैंग है। जैसे मैंने आपको बताया 0029 और भी ऐसे गैंग है। आप किस तरीके से ये लोग भी, जो 0029 है उसने राजस्थान में अपनी दहशत फैलाई हुई थी, आप वो भी समझिए। देखिए, जिस तरीके से वनिता ने बताया कि किसान का बेटा गैंगस्टर बनता है, 10 लाख करोड़ की जो रोड बनने थे उससे पैसे की उगाही करके अपने 300 लोगों की गैंग बनाता है, जिसमें लड़के, और गौशाला भी खोल देता है खुद को रॉबिन हुड बताने के चक्कर में। दिक्कत यहीं से शुरू होती है। एक किसान का बेटा जो करोड़पति बन गया, उसने गांव में गौशाला खोल दी और गांव के लोगों की मदद भी कर रहा है। सरपंच आके देख रहे हैं, वाहवाही हो रही है। उसी गांव का एक लड़का और है जो एक पुलिस हेड कांस्टेबल का बेटा है। नाम है उसका विष्णाराम विश्नोई। विष्णाराम भवरी देवी जो कांड हुआ था उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए भवरी देवी के, ये उसमें मुख्य आरोपी था। 2 साल जेल में रहने के बाद जैसे ही वो बाहर आता है, होता यूँ है कि देखिए, जो भी बदमाश या जो गैंगस्टर होते हैं उन्हें लगता है कि हमने एक बहुत बड़ी क्राइम किया है, मर्डर किया है, तो लोग हमारी वाहवाही करेंगे, लोग हमसे डरेंगे। जब वो 2 साल बाद जेल से बाहर आकर क्या देखता है कि राजू मांजू जो हैं वो, उनका तो रुतबा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है गाँव में, गौशाला खोल दी है, एक रॉबिन हुड है, करोड़ों की कमाई हो रही है, उसके बाद 300 लड़कों की गैंग है। तो विष्णाराम विश्नोई जो खुद पुलिस कांस्टेबल का बेटा है, उसे लगता है कि ये मेरे वर्चस्व की लड़ाई है, मैंने इतना बड़ा काम किया, लोग मुझे भूल चुके हैं, क्यों ना मैं अपनी ही गैंग तैयार करूं और इन्हें टक्कर दूं। वो अपने कुछ दोस्तों के पास जाता है, कहता है कि देखो हमें कुछ ऐसा बड़ा करना पड़ेगा और बहुत जल्दी पैसे कमा सकते हैं। तो विष्णाराम विश्नोई अपना गैंग बनाता है अपने दोस्तों के साथ, फिर कुछ आपराधिक लोगों के साथ मिलता है और ऐसे करते करते वो 100 से ज़्यादा बड़ी गैंग बना लेता है। अब देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि इनका बिजनेस करने का तरीका क्या होता है। बिजनेस करने का तरीका होता है कि आप कहीं भी कोई अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो उस प्रोडक्ट की लोग आदी बन जाए, मतलब आपसे एक बार चीज़ें ली उन्होंने तो कई बार आपके पास चीज़ें लेने के लिए आए। तो ऐसी कौन सी चीज़ें बनाए हम तो ना साबुन बना रहे हैं, ना पेस्ट बना रहे हैं, ना सर्फ बना रहे हैं कि जिसकी ज़रूरत रोज़ पड़े। तो उनके दिमाग में आया कि देखो, धमकाने से कितने पैसों की उगाही होगी, अब कब तक धमकाएंगे, लोग हमसे तंग आकर हो सकता है कि कई कल को कंप्लेन भी कर दें। तो उन्होंने सोचा कि ड्रग्स के धंधे में उतरा जाए। वो चंबल से ड्रग्स लेके आते थे और राजस्थान में उसकी पैकिंग करते थे, यहाँ से मुंबई और जो बड़े बड़े शहर हैं इंडिया के, वहाँ तक इसको एक्सपोर्ट करते थे, एक्सपोर्ट माफ़ कीजिएगा, वहाँ तक पहुँचा करते। चंबल से रॉ मटेरियल आता, राजस्थान में पैकिंग होती, फिर यहाँ से राजस्थान के बड़े शहरों में और मुंबई, दिल्ली, हर जगह पर इनके ड्रग्स पहुँचा दिए जाते। एक बार ड्रग्स आपकी अच्छी क्वालिटी का हुआ तो कई लोग आपसे बार बार इस चीज़ की डिमांड करेंगे। मतलब डिमांड तो बन गया, भैया लोगों को भूख है ड्रग्स की, आप ड्रग्स दे रहे हैं, बदले में आपको पैसे मिल रहे हैं, मोटे पैसे मिल रहे हैं। मतलब अगर आपने 10 रुपये का उगाही या ड्रग्स बनाया तो बिक रही है 4 से 5 हज़ार रुपये में। प्रॉफिट आप समझिए 1000 गुना प्रॉफिट है, यहाँ पर खड़े पर 1000 गुना प्रॉफिट है। तो इसी प्रॉफिट को बनाने के चक्कर में उन्होंने अपना साम्राज्य खड़ा कर दिया, कई हजार करोड़ों का। अब इस बिजनेस को चलाने के लिए सबसे मेन मकसद है कि जो आपके लड़के हैं वो आपके प्रति वफादार रहें। इसने अपने लड़कों को कहा कि देखो, तुम अगर पकड़े जाते हो
तो पहले तो कोशिश करोगे, सख्त हिदायत है कि पुलिस से ना पकड़े जाओ, पुलिस को देख के रास्ता घुमा लो। अगर फिर भी पुलिस पकड़ लेती है कोई बात नहीं, गिरफ्तार हो जाना, लेकिन जो माल है उसे पार करवा देना। तुम खुद गिरफ्तार होकर माल को पहुंचा दो। अगर ऐसा होता है तो हम तुम्हें आज ना तो कल छुड़वा लेंगे, तुम्हारे परिवार की देखभाल भी करेंगे। अब जो लड़के थे उन्हें लगता था कि अरे हमारे अगर बॉस ने ये चीज़ें कही हैं तो सही होगी। अब देखिए, पहले तो यहाँ तक बात थी कि पुलिस को देखते ही अपनी गाड़ी घुमा लेना, अगर पुलिस पकड़े तो अपनी गिरफ्तारी दे देना, माल पहुँचा देना। बाद में प्लान चेंज हो, प्लान ये बनता है कि उन्होंने अपनी गाड़ी के आगे एक लोहे की बड़ी रॉड लगा ली, ताकि कोई भी अगर सामने आए तो उसे अपनी गाड़ी से ठोकर मार देना, रौंद देना। कहने का मतलब ये कि अगर पुलिस गाड़ी सामने खड़ी, ये जो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये तस्वीरें चीख चीख के गवाही दे रही हैं कि कैसे इन्होंने अपनी गाड़ी के आगे एक बड़ी सी लोहे की मोटा सा लोहा लगाया हुआ है, ताकि ये किसी को भी जाके ठोक सकें, गिरा सकें। अब देखिए, ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई, ये क्यों बताई? क्योंकि जब जब पैसा आता गया, इन्हें लगा कि ये तो बहुत आसान सी चीज़ है। लेकिन रास्ते में सिर्फ पुलिस वाले ही नहीं होते, रास्ते में सीआरपीएफ वाली भी होते हैं, सीआईएसएफ भी होती है। अगर कल को किसी चेकिंग पॉइंट पर कोई रोक ले तो क्या हमें अपनी गाड़ी रोकनी है? उन्होंने अपने लड़कों को कहा, नहीं, देखो तुम अपने साथ करोड़ों का माल लेके जा रहे हो, रौंद दो, आगे जो होगा हम देख लेंगे। और इस चीज़ में सफल भी होते चले गए। अब ये जो 0029 गैंग है, ये 007 गैंग से इतना ज़्यादा चिढ़ने लगा कि इनके बीच में कंपटीशन होने लगा कि कौन कितने ज़्यादा पैसे कमाएगा। अब ये पहले तो धमकाने का काम भी साइड बाय साइड बिजनेस चल ही रहा था, ड्रग्स के बिजनेस में भी आ चुके थे। लेकिन ड्रग्स की बिजनेस में पैसा लगाने से पहले मकसद ये होता है कि देखिए, पैसा जुटाना, पहले आपके पास एक बहुत बड़ी रकम हो, क्योंकि आपको 10 या 15 रुपए में तो कोई ड्रग्स देगा नहीं, आपको कई लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ेंगे, तब जाके आपको एक अच्छी खासी रकम मिलती है। तो इन्होंने पहले अपना बिजनेस करने के लिए शुरू किए क्या, किडनैपिंग के बिजनेस में उतरे, किडनैपिंग हो गई, फिर जो ठेकेदार है उनको धमकाया। सेम 007 गैंग की तरह इन्होंने काम शुरू किया और किडनैपिंग के जरिए जो पैसे आए उन्होंने अपने पास रखा, उससे ड्रग्स के बिजनेस में ये उतरे। लेकिन फिर भी इतने पैसे नहीं हो पा रहे थे कि ड्रग्स का बिजनेस का साम्राज्य खड़ा कर सके। तो उन्होंने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया, उसका नाम है, मैं नाम बताने की कोशिश करता हूँ आपको, पूनाराम। पूनाराम एक मर्डरर है और फरार चल रहा था। लेकिन जब भी जो 0029 गैंग के जो हेड है विष्णुराम बिश्नोई, पैसों की जरूरत पड़ती, पूनाराम को कॉल करते, पूनाराम कैसे भी करके कहीं से भी पैसों का इंतजाम फौरन कर देता है। इसके बदले में उसे इंटरेस्ट लगाकर उसे पैसे ज़्यादा मिला करते। अब हुआ यूँ कि जब विष्णुराम बिश्नोई को पैसे की जरूरत पड़ी तो पूनाराम के पास पहुंचा, पूनाराम ने पैसे भी दे दिए। अब पुलिस को समझ भी नहीं आ रहा था कि ये पकड़े कैसे। ये जो नेक्सेस है बहुत बड़ा नेक्सेस है और तगड़ा नेक्सेस है। आप उसने अपने लड़कों को ये कह रखा है कि अगर तुम पकड़े जाओगे तो तुम्हारे परिवार वालों की देखरेख और संभालने की जिम्मेदारी हमारी, तुम्हें छुड़वाने की जिम्मेदारी भी हमारी, तुम्हें विदेश भेजने की जिम्मेदारी हमारी। तो लड़के बहुत ज़्यादा वफादार हो गए थे, मुंह नहीं खोल रहे थे, नेक्सेस टूट नहीं रहा था। तब जाके पुलिस को समझ में आया कि देखो, बिजनेस कितना भी बड़ा हो, उसकी जड़ में बस एक ही चीज़ है, वो है फाइनेंसर, या कहें जो उसे उस पूरे बिजनेस को स्पॉन्सर कौन कर रहा है। इसमें जब नाम पूनाराम के एक शख्स का नाम आया तो पुलिस ने पूरी कुंडली खंगाली तो पता लगा मर्डरर है। अब पुलिस ने सोचा कि इसको ना पकड़कर इस पूरे नेक्सेस को ही तोड़, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाए, जो इसका फाइनेंसर है, जो स्पॉन्सर है। अब क्योंकि पुलिस का नेटवर्क जितना स्ट्रांग था, उससे भी तगड़ा नेक्सेस इन गैंगस्टर्स या कि इन गैंगस्टर के ग्रुप का था। किसी ने मुखबरी कर दी पूनाराम को कि देखो पुलिस तुम्हारे पीछे आने वाली है, तुम भाग जाओ। पूनाराम कहाँ भागता है? पूनाराम किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में नहीं भागता, पूनाराम भाग जाता है अंडमान निकोबार आइलैंड पर। सोच रहे आप, किसी भारत के किसी स्टेट में नहीं, भारत से एक समंदर पार करके भारत की एक छोटे से यूनियन टेरिटरी अंडमान निकोबार आइलैंड भाग जाता है। लेकिन पुलिस को भनक लग जाती है। पुलिस किसी शिकारी की तरह इनका शिकार करना चाहती थी। अंडमान भी पहुंच जाती है पुलिस, किसे पकड़ने? पूनाराम को पकड़ने, जो इनका फाइनेंसर था, स्पॉन्सर था। लेकिन पूनाराम को पता लगता है कि जो जोधपुर की पुलिस है, जो राजस्थान पुलिस है, वो इतनी दूर कैसे आ गई। अब जैसी वो अंडमान पहुंचती है राजस्थान पुलिस, पूनाराम वहां से भागकर कलकत्ता आ जाता है। अब पुलिस को लगता है अरे हम इसका पीछा कर रही है, इसे बता कौन रहा है कि हम आने वाले हैं, क्या हमारे बीच में कोई मुखबरी हुई है कि नहीं हुई है। तब पुलिस को लगा कि चलो भाग गया ना कोलकाता, कोई बात नहीं, हम इसे कोलकाता में ही धर दो बचेंगे। ये वहाँ के सीआरपीएफ को फ़ोन कर कहते हैं कि देखिए भैया, ऐसा एक क्रिमिनल आ रहा है, उसे पकड़ लीजिए क्योंकि हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। अब क्योंकि डायरेक्ट राजस्थान पुलिस का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, एक फ़ोन कॉल के जरिए ये सारा मैटर सॉल्व हो गया। जैसे ही पूनाराम कोलकाता पहुंचता है एयरपोर्ट पर, उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। राजस्थान पुलिस पहुंचती है, उसे वापस
ले आती है राजस्थान। फिर अच्छी तरीके से उसकी खातिरदारी होती है, जो पुलिस या खातिरदारी होती है, अच्छी तरीके से खातिरदारी के बाद वो अपना गुनाह कबूलता है और कहता है कि देखिए मैं फाइनेंस क्या करता था, ये हमारा नेटवर्क है। और फिर उसकी एक एक कही हुई बातों पर पूरे गैंग को पकड़ लिया जाता है, जिसके बाद उन पर केस चलते हैं। लेकिन ये जो हमने आपको नेक्सस बताया कि किस तरीके से साधु बनकर, भिखारी बनकर कई जो पुलिस वाले थे वो गैंगस्टर की रेकी कर रहे थे। यहाँ पर पुलिस राजस्थान से निकलकर अंडमान निकोबार आइलैंड पहुंच जाती है, फिर भी मुखबरी हो जाती है। तो याद रखिए, जो पुलिस वाले हैं वो किसी शिकारी की तरह शिकार करते हैं। गैंगस्टर जो जितने भी गैंगस्टर पकड़े गए, उन्होंने खुद ने कहा कि देखिए भैया, हमारी जैसी ज़िंदगी मत जिए, क्योंकि जब पुलिस पीछे पड़ती है तो हम कहीं के नहीं रहते, हमें भीख मांगनी पड़ती है, हम कहाँ कहाँ सोए हैं आपको नहीं पता, हम गंदा पानी पीते हैं, हम गंदी जगहों पे रहते हैं। तो जो आपको ज़िंदगी दिखती है ना फेसबुक और सोशल मीडिया पे कि बंदूक लहरा के और उनका भौकाल टाइट है, ये सिर्फ उसी दुनिया तक है। रियलिटी में जब आप आएंगे तो आपको दिखेगा कि इनकी बहुत ही गंदी हालत है, ये चाहकर भी पीछे नहीं मुड़ सकते। ये चाहते तो हैं कि हम पीछे आ जाएं, लेकिन इन्होंने इतने क्राइम कर चुके होते हैं कि इन्हें लगता है कि हम अगर पीछे जाते हैं, अपनी पिछली ज़िंदगी में जाते हैं, तो पुलिस हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। इसलिए ये एक के बाद एक क्राइम करते हुए चले जाते हैं। जितने भी युवा या जितने भी गैंगस्टर अगर हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए एक सख्त हिदायत है। देखिए, जिस तरीके से हमने आपको ये 2 केस इसलिए बताया क्योंकि पुलिस कहीं नहीं छोड़ती है। आप जितना भी चाहें कानून की नज़रों से या कानून के लंबे हाथों से आप नहीं बच सकते। तो आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप ऐसे किसी गलत काम पर हैं तो उसे फ़ौरन ही छोड़ दें, क्योंकि अगर पुलिस को पता लगा तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। जिस तरीके से गैंगस्टर घुटनों के बल बैठ कर बोल रहे हैं कि हमें माफ़ कर दीजिए, हम बहुत गंदी ज़िंदगी जी रहे थे। और जितने भी युवा इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें उन गैंगस्टरों से समझ जाना चाहिए कि ये जो ज़िंदगी है सिर्फ दिखावे की ज़िंदगी है, असल ज़िंदगी उससे बहुत ही ज़्यादा परे है। ज़्यादा जानकारी के लिए देखते रहिए क्राइम तक।